ठीक है। तो आप सभी को पता है कि मुद्रास्फीति किसको कहते हैं। इन्फ्लेशन को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आपको लैंग्वेज दिख रहा है ना, मैं इसलिए इस मीडियम को लेकर के आया, उसका लैंग्वेज बहुत इजी है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी समझ में आ जाएगा इजीली। देखो मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है, अगर मैं मार्केट की बात करूँ, ठीक है ना, तो आप मार्केट में गए होंगे, कभी कभी ना कभी सब्जी लेने के लिए गए होंगे, और अगर मानते हैं आप टमाटर लेने के लिए गए हो और वो बोल दे भाई 140 रुपये किलो, शौक लगेगा कि नहीं लगेगा आप लोगों को, बताइएगा। शौक लगेगा कि भाई जहाँ पे 20 रुपये का मिलना चाहिए वहाँ पे 140, यानी कि 120 रुपये एक्स्ट्रा करके वो बेच रहे हो बंदा। अब उससे पूछोगे तो बोलेगा कि हमें भी तो उतने में ही मिला है, तो अगर हम 10 रुपये भी नहीं कमाएंगे तो क्या कमाएंगे, ये आपने सुना होगा। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब मुद्रास्फीति का क्या मतलब है कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। ठीक है ना। मतलब अगर बाजार में कोई चीज़ है, कोई सामान लेने के लिए गया, अगर उसमें कंटिन्यूसली जो है ना प्राइस उसका ना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, डेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब है कि कंटिन्यूस ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ इन मार्केट। ठीक है। या फिर प्राइस। ठीक है। तो हाईलाइटर ही सही है यहाँ पे। देखो मुद्रास्फीति का मतलब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है, ये हमने समझ लिया अभी। ठीक है ना। अब देखो मुद्रास्फीति में क्या होता है पता है, मुद्रा और स्फीति, अगर आपको इसको बीच में से तोड़ोगे ना इस वर्ड को, तो आपको दो वर्ड्स यहाँ पर में देखने को मिलेंगे। पहला वर्ड कौन सा है, कोई बताएगा पहला वर्ड कौन सा है हमारे पास। एक मुद्रा, और ये आ गया आपका स्फीति। तो मुद्रा का मतलब तो नॉर्मल सी सबको कुछ हर किसी को पता है कि भाई मनी होता है मुद्रा का मतलब। स्फीति का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो मतलब जब कोई भी अमाउंट है हमारे पास, उस अमाउंट में हम किसी चीज़ को खरीद नहीं पाए, ठीक है ना, उससे ज़्यादा प्राइस हमें पे करना पड़े किसी भी चीज़ का, तो उसको आराम से कह सकते हैं मुद्रास्फीति। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल से इस चीज़ों को समझा। वही चीज़ आगे भी लिखा हुआ है। देखिए इस स्थिति में क्या होता है, इन दिस केस मनी, मुद्रा की कीमत कम होती जाती है। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज ऑन कंटिन्यूस बेसिस। ठीक है ना। क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, हमने अभी देखा ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि देखो भाई मुद्रास्फीति बाजार की एक ऐसी दशा होती है जिसमें उपभोक्ता झोला भरकर रुपए बाजार ले जाता है और हाथ में सब्जियां लेकर के आता है ना। अच्छा अच्छा लैंग्वेज यूज़ किया है ना अरोड़ा अरोड़ा आयस ने। उसने मतलब एक नॉर्मल सी भाषा में बता दिया कि भाई पैसा तो बिल्कुल भरपूर लेकर के जाते हैं, लेकिन हमें मिलता है क्या, सिर्फ सब्जियां मिलती है उसके चक्कर में। ठीक है ना। आगे देखते हैं, ये भी कुछ डिफिनेशन है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई से तात्पर्य उपभोक्ता वस्तुओं सेवाओं, ये सब आपको पढ़ना होगा पढ़िएगा। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल देकर के बताया हुआ है कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आज मुद्रास्फीति की दर 10% है, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि साल पहले जो वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी थी, उसी वस्तु को आज 110 रुपये में खरीदनी होगी। तो आपके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा ये टॉपिक आता है, मांग और पूर्ति। इसका इंग्लिश में क्या होता है, मांग को क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। क्या कहा मैंने, डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है ये डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में, बता अंकित क्या होता है, भाग तो नहीं गया ना आज। ठीक है। क्या होता है डिमांड और क्या होता है सप्लाई, इस ना इस डेफिनेशन को मत देखो, आपको लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। देखो। हाँ बता अंकित। नहीं पता, मैं बताऊँ। करेक्ट। हाँ। तो ये जो डिमांड और सप्लाई है ना, ये डायरेक्टली टारगेट करता है आपके इन्फ्लेशन को। कैसे, देखो अगर मान लेते हैं कि आपके पास जो है ना, या इसी एग्जांपल से देख लीजिए, मान लीजिए कि 5 पेन उपलब्ध है और 5 लोग उसको लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को।
एक एक पेन चाहिए और प्रत्येक पेन का दाम 10 रुपये, सभी व्यक्तियों के पास समान धनराशि है। ठीक है, आई होप इंग्लिश वाले को इशू नहीं हो रहा होगा क्योंकि लैंग्वेज बहुत सिंपल है। ठीक है ना। देखो क्या होता है कि आपके पास 10 रुपये है और ऐसे ही आपके साथ 5 आपके दोस्त हैं, सभी को पेन लेना है। ठीक है ना। हर किसी के पास 10 रुपये है, 10 रुपये की पेन आती है, 5 लोग हैं, 50 रुपये, 5 पेन आप लोगों को मिल गया। लेकिन इसी केस में जो है, अगर मांग सिर्फ 5 पेन की होती, ठीक है, और उपलब्ध भी 5 पेन है, तो 5 लोगों की पूर्ति क्या हो गई? दे ऑल आर सेटिस्फाइड। आपने जो चीज़ लेने के लिए आप मार्केट गए और आपको वो चीज़ें उसी प्राइस में मिल गई, यू ऑल आर सेटिस्फाइड। लेकिन यहाँ पे अगर केस को उल्टा कर दिया जाए तो, केस को उल्टा कर दिए जाने का मतलब ये है कि आप हैं 5 लोग और 5 लोग हैं और पेन की मात्रा है 3, तो किसी ना किसी को तो ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर वो एडजस्टमेंट करने के लिए अगर रेडी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर में क्या हो सकता है? यहाँ पर में बोली लगेगी, ऑक्शन हो सकता है। यहाँ पर में अगर आप इस टर्म से समझे तो ऑक्शन में हो सकता है कि 10 रुपये का पेन की प्राइस क्या हो जाए, यहीं पर में 10 रुपये की पेन की प्राइस यहाँ पर में कितनी हो सकती है? भाई कुछ भी हो सकती है, क्या पता 20 रुपये हो जाए, है ना। अब इसे 5 लोग जो यहाँ पर में है, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 5 पीपल्स, कि हर कोई तो 20 रुपये का पेन अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अगर हम इस टर्मिनोलॉजी से देखें इस चीज़ को, इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इकोनॉमिक्स ऐसा पार्ट है जहाँ पर मैं आपको खुद को उस जगह पे रख करके उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ता है। समझने से नहीं होता है, आपको लाइव एग्जांपल या डेमो से समझना पड़ता है। मैंने क्या कहा? 5 लोग हैं, 5 पेन है, सभी की डिमांड जो है वो पूरी हो गई, तो यहाँ पर मैं डिमांड एंड सप्लाई इजकल टू नो इन्फ्लेशन, इसको डिफ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अगर यहीं पर मैं इसका केस उल्टा हो जाए तो, कि 5 लोग, 3 पेन है सिर्फ, और किसी ना किसी को तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स क्या? कि भाई इसी पेन का दाम जो है, दुकानदार अपना फ़ायदा देखेगा, यहाँ पर मैं बोलेगा भाई मैं तो कर दूंगा 20 रुपये। अब 20 रुपये में किसी को लेना हो तो लो, वरना निकलो। तो भाई यहाँ पर मैं क्या, हर किसी की डिमांड कंप्लीट हुई? इफ ऑल आर सेटिस्फाइड, आंसर दीजिए यस और नो में फटाफट से। मुझे नहीं लगता कि इतना आसान पीडीएफ आपको कहीं मिलेगा और इतना आसान लैंग्वेज में आप समझ पाओगे कहीं पर भी, डिमांड एंड सप्लाई तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या यहाँ पर भी क्राइटेरिया डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट हुआ? अब देखिए, अब इसी को ना यहाँ पर में हम पढ़ के देखते हैं कि भाई यहाँ पर मैं क्या लिखा हुआ। पहला तो हमने देख लिया, सेटिस्फेक्शन हो गया। अब देखते हैं, अब इस केस में मांग सिर्फ 5 पेन की है, उपलब्ध भी 5 ही है और सभी 5 लोगों के पास समान धनराशि है, तब सभी को ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। किंतु वास्तविक बाजार में ऐसा नहीं होता है। मतलब हमने ये एग्जाम्पल देखा, लेकिन करंट मार्केट में क्या ऐसा कभी हुआ है? ऐसा होगा भी नहीं कभी भी। ठीक है, अगर होता तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही नहीं, आगे होगा तो वो बढ़ जाएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो हमने 2 एग्जाम्पल से इस चीज़ों को देख लिया। अब आपको पढ़ना होगा तो आगे आप ये पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे ना पॉजिटिव अप्रोच देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार सर, इन्फ्लेशन को जो है वो आरबीआई क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती, या फिर इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई कंट्रोल कर सकती है लेकिन क्यों नहीं करती है। ऑप्शन यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पर में है ना, कि भाई आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो है वो जितने मन चाहे उतने नोट्स छाप सकती है ना। बचपन में जब हम मतलब बच्चे जब थे, तो हम ये सोचते थे कि कहीं से 1 लाख रुपए का बैग मिल जाए कहीं पे, अगर बैंक वाले जो है वो हेलीकॉप्टर से सबके घर पे 1 1 लाख रुपए गिरा दे, तो हर कोई करोड़पति हो जाएगा, यहाँ पर में हर कोई अमीर हो जाएगा, फिर गरीबी ही खत्म हो जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, कोई बता पाएगा कि क्यों ऐसा नहीं किया जाता है आरबीआई के द्वारा? एग्जैक्टली exactly। ठीक है। अंकित ने जिम्बाब्वे वाला केस बताया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे कि जिम्बाब्वे वाला केस क्या था। तो मैं बता देता हूँ। देखो, जिम्बाब्वे को छोड़ते हैं यहाँ पर में, अगर हर किसी के पास, मिडिल क्लास फैमिली के पास भी अगर बैंक बैलेंस में 1 करोड़ रुपए होंगे, तो वो फॉर्चूनर लेने से पीछे हटेगा? ऑप्शन इज नो, नहीं हटेगा। अगर यहाँ पर में क्या हो गया, जो प्राइस है ना, जो प्राइस है, या फिर इसको हम कह सकते हैं जो मनी है, जो पैसा है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पर में गिर गई, कह सकते हैं। अगर हर किसी के पास मैंने अगर हर किसी के पास आईफोन 15 प्रो मैक्स हो, वो भी 1 TB वाला, जो 1.5 लाख का आता है, हर किसी के पास हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ होल सोसाइटी, अगर हर किसी के पास ये चीज़ें हो, तो क्या वहाँ पर में मनी की वैल्यू गिरेगी? हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, है ना। क्या वहाँ पर में उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू गिरेगी? इसका भी आंसर होगा यस। दोनों की वैल्यू गिर जाएगी, तो भाई वैल्यू गिरेगी, नॉर्मल सी बात है। ये वापस से इन्फ्लेशन को और बूस्ट कर देगा, और बढ़ा देगा, है ना। तो इस कारणों से जो है वो आरबीआई ये काम नहीं करती है। ये काम करने पे जो है हमारा कंट्री का बर्बाद हो जाएगा पूरी तरीके से। समझ में आ गया?
भाई बातें क्लियर है? चलिए भाई, ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमारे काम का चीज़ नहीं है यहाँ पर मैं। अब ये कुछ जो है ना, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये बताया गया है कि भाई किसको प्रॉफिट होता है, किसको लॉस होता है इन्फ्लेशन से, है ना। उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको हानि होती है। हम लोग कंज्यूमर है तो हमें लॉस होगा इन्फ्लेशन से। कोई लोनर है, मतलब किसी ने लोन लिया है ना, उसको लाभ होगा। ठीक है, ऋणदाता है, उसको हानि होगी। समझ में आ रहा है? तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा अपना खुद। आगे बढ़े। यहाँ पर मैं देखिए, ये नोट है ना, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियन इकोनॉमी, बात की जाए तो अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि मुद्रास्फीति की दर 3% से 5% के बीच में है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण रोजगार का सृजन होता है और एक सकारात्मक चक्र पूरी अर्थव्यवस्था का विकास करती है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या इस लाइन से क्या समझे आप कि जो इंडियन इकोनॉमी है ना, उसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं भाई कि जो इन्फ्लेशन है, ये जो टर्म इन्फ्लेशन है, वो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लेकिन हेल्पफुल तभी होगा जब इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 3% से रह करके 5% के बीच में हो, तभी ये कुछ अच्छा प्रभाव या फिर अच्छा इम्पैक्ट डाल पाएगा। आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा बोल्ड आ रहा है आज, पता नहीं क्यों ऐसा बोल्ड क्यों लिख रहा है। 3% से 5% के बीच में रहता है, तो ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होता है ना सेक्टर, वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे जो है ना, इन्फ्लेशन जो होती है ना, वो कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना, एम्प्लॉयमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और लोगों में रोजगार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश वालों को समझ में आया ये चीज़ जो मैंने बताया है अभी, श्रेष्ठा? क्या बताया अभी मैंने, बताना जरा। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको समझ में आया कि इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पर में केस है कि वो स्टेबल होना चाहिए इन बिटवीन 3% to 5%, एंड इट टोटली इम्पैक्ट्स द सेकेंडरी सेक्टर, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, किन्स का जो कुछ सिद्धांत होता है ना, किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स नाम होता है इनका पूरा। ठीक है ना, हमने शायद इनके बारे में बात भी कर रखा है अपने फर्स्ट, मतलब जो हमारा पहला डे था इकोनॉमिक्स का तब। उनके वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के, मतलब ये इन्फ्लेशन के बारे में, वो देखते हैं। ये सब छोड़ते हैं, ये काम का नहीं है हमारा। देखो, ये ये और ये तीन चीज़। अच्छा, ये जो यहाँ पर मैं ये टर्म लिखा हुआ है ना, इन्फ्लेशन गैप, क्या इसको पता है कि इसको इसको क्या कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई इन्फ्लेशन गैप का जो है ना प्रिंसिपल किसने दिया था, किसने बताया था कि इन्फ्लेशन गैप होता क्या है या फिर इन्फ्लेशन गैप होना चाहिए, तो उसका आंसर होगा जॉन मेनार्ड किन्स। लेकिन ये इन्फ्लेशन गैप होता क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इन्फ्लेशन गैप, एनीवन? अंकित भाग गया क्या? मुझे बार बार बोलना पड़ता है, तेरे को बीच में कभी बार तो गायब हो जाता है। देखो, आप यहाँ पर मैं समझो, इन्फ्लेशन गैप जिसको कहते हैं मुद्रास्फीति अंतर हिंदी में। देखो, ये एक ना ऐसा स्थिति हो जाता है जब इकोनॉमी में जो है ना वास्तविक उत्पादन स्तर जो है, जिसको हम पोटेंशियल आउटपुट कहते हैं इंग्लिश में, वो कम हो जाता है। क्या मैंने कहा यहाँ पर में, जो पोटेंशियल आउटपुट होता है। अभी पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या समझते हो तुम लोग, बताओ? अरे भाई, पोटेंशियल आउटपुट का इकोनॉमी में,
यहाँ पे जीडीपी कहाँ से आ गया? अभी उसको छोड़ो, जीडीपी को ना इसमें मिक्स मत करो, जीडीपी इज समथिंग अनदर थिंग। जीडीपी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लेशन, ठीक है ना? हाँ, असर डालता है, इम्पैक्ट डालता है, दैट इज़ गुड, कि लेकिन हमें अभी जीडीपी के बारे में नहीं देखना, अभी ना पूरा मिक्स हो जाएगा। पहले मुझे इन्फ्लेशन गैप समझाने दीजिए। मैंने क्या कहा? इन्फ्लेशन गैप ना एक ऐसा टर्म होता है इकोनॉमी में, जब उत्पादन स्तर, जिसको पोटेंशियल आउटपुट कहते हैं ना, वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि आपकी जो रोटी खाने की क्षमता है वो है 4, ठीक है ना? आप 4 रोटी खा सकते हो, लेकिन वहीं पर में जो है ना, अब जो है आप डाइटिंग पे आ चुके हो और आप खाते हो 1 से 2 रोटी, तो आपका पोटेंशियल आउटपुट कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना आंसर दीजिएगा। अगर इससे भी नहीं समझे तो और बता देता हूँ। एक कंपनी है XYZ करके, वो कंपनी है, उसका उसका जो आउटपुट होता है ना, वो हर महीने 100 पेन्स बनाती है, मतलब 1000 पेन का निर्माण करती है, मान लेते हैं, ठीक है ना? वही कंपनी जो है, अब जो है मतलब अगले नेक्स्ट मंथ से, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये है अगस्त, और अभी चल रहा है आपका सितंबर, ठीक है? अभी इसका क्या हो गया? पोटेंशियल आउटपुट कम हो गया। अब ये जो है सिर्फ 600 से 700 पेन ही बना पा रही है। तो क्या इस कंपनी का पोटेंशियल आउटपुट कम हुआ? अरे भाई, कम हुआ कि नहीं हुआ? पहले वो पहले वो कुछ और प्रोडक्शन कर रही थी, अभी वो कुछ और प्रोडक्शन कर रही थी, तो टोटल नॉर्मल सी बात है, पोटेंशियल गैप होगा इसमें। और जब पोटेंशियल गैप कम होता है, लेकिन पोटेंशियल गैप कम हुआ है, लेकिन क्या वो डिमांड कम हुई है? इसका आंसर होगा नहीं, डिमांड कम नहीं हुई है ना? तो ये भी एक रीज़न होता है इन्फ्लेशन का। समझ में आया? पोटेंशियल गैप उतनी ही है, लेकिन जो डिमांड है ना, डिमांड है वो अपने पीक पे है, ठीक है ना? इतने से समझिए। अगर मैं आपको इसको डिफिनेशन में बताऊं, तो इन्फ्लेशन गैप उस स्थिति को दर्शाता है जब अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन स्तर जो है वो उसकी पूर्ण क्षमता से कम होता है, लेकिन मांग इतना अधिक होता है कि इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने लगती है, ठीक है ना? इस स्थिति में मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, जिसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। आप समझ में आया? समझ में आया, हाँ या ना बोलिएगा? बताया था ना अभी, जस्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आया, तो मैं वापस से बता देता हूँ, नोट एन इशू। देखो, अब मेरी बात सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी है ना, कार्तिक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सुनिएगा। और मेरे पास जो है ना, मैं एक मतलब नोटबुक बनाता हूँ, मैं ना एक कॉपी बनाता हूँ, कॉपी की कंपनी है मेरी। और मेरा जो है ना, बोलते हैं ना, मेरा टर्नओवर इतने का है, टर्नओवर में इतने चीज़ें बनाता हूँ, मार्केट में सप्लाई करता हूँ। आपने ये वर्ड सुना है, सप्लायर? सप्लायर का मतलब सुना है आप लोगों ने? सप्लायर, मुँह किसी ने किसी मुँह सुना है? भाई सप्लायर से तो माल ही नहीं आया है हमारे पास। सुना है ना, कि भाई सप्लायर से तो माल ही नहीं आया है हमारे पास, फिर हम आपको कैसे दे दें, है ना? तो ये मैं हूँ सप्लायर। व्हाट आई डू, मैं हूँ सप्लायर, मैं करता हूँ सप्लाई का काम। भाई साहब, मैं काम बनाता हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ। तो मेरा जो अमूमन टारगेट होता है वो होता है 100 नोटबुक्स बनाने का, ठीक है ना? 100 नोटबुक बनाने का टारगेट होता है। और मेरे जो कस्टमर्स हैं, काफ़ी लॉयल कस्टमर्स हैं मेरे, या फिर कस्टमर्स बनना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको नोटबुक की ज़रूरत है, ठीक है ना? क्लासमेट का नाम सुना होगा, क्लासमेट खूब चलता था, खूब, है ना? तो मेरा एक नोटबुक है, नोटबुक की कंपनी है, 100 नोटबुक मैं बनाता हूँ। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ आपका अगस्त की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है ना? अब आ गया है सितंबर का महीना, ठीक है ना? मेरे कंपनी में चाहे तो मुझे जो है वो जो रॉ मटेरियल्स हैं नोटबुक बनाने के लिए, वो नहीं मिल रहा है, या बहुत तरह के इश्यूज़ हैं, कंपनी में स्ट्राइक चल रही है, इस सब की वजह से जो है मेरे जो लेबर्स हैं वो काम पे नहीं आ रहे हैं। हो सकता है ना, ये सब तो हम एज्यूम कर सकते हैं इस इन्फ्लेशन गैप को समझने के लिए। तो ये सब कुछ हो रहा है हमारी कंपनी में, तो उससे क्या हो गया कि मेरा प्रोडक्शन कम हो गया, है ना? एक कंपनी जो नहीं बना पाती है कोई चीज़, या काम नहीं कर पाती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। शेयर नहीं बिक रहे हैं उसके, प्रोडक्शन मतलब जो लेबर्स है, लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी है, वो नहीं मिल रहा हो रहा है, रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहा है ना? तो कंपनी जो बैंक करप्ट होती है, दिवालिया होती है, उसके पीछे भी यही कारण है। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब सिर्फ हम 50 कॉपी ही बना पा रहे हैं, अब हम सिर्फ 50 नोटबुक बना पा रहे हैं। अब मार्केट में ये बात फैल गई कि भाई हमारे पास तो सप्लायर से माल ही नहीं आ रहा है ना? तो मार्केट में कितना सामान पहुंचा? मार्केट में सिर्फ 50 सामान पहुंचेंगे, 50 नोटबुक ही पहुंचे,
ठीक है ना। अब अगर मैंने इस नोटबुक का प्राइस, जब मेरे पास 100 नोटबुक में बनाता था, तब मैंने इसका प्राइस जो है वो 20 रुपये रखा था। आज वही नोटबुक, सुनिएगा, आज वही नोटबुक का प्राइस कितना हो जाएगा मार्केट में जाकर के? 50 रुपये हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर में इन्फ्लेशन बढ़ा? क्या यहाँ पर में मनी बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा? बताओ मुझे, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। क्या इससे भी आसान लैंग्वेज में आपको समझना है? इससे आसान लैंग्वेज मुझे आता ही नहीं है समझना, है ना। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन गैप। इफ समबडी आस्क यू अबाउट हु गिव्स द प्रिंसिपल ऑफ इन्फ्लेशन गैप, योर आंसर विल बी कीन्स, ठीक है ना। एंड व्हाट इज इन्फ्लेशन गैप? आई हैड टोल्ड यू इन द एग्जांपल, व्हेन द पोटेंशियल आउटपुट इज लो एंड डिमांड इज हाई, दैट कॉजेज द इन्फ्लेशन गैप एंड इट राइजेज द इन्फ्लेशन ऑल्सो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समाप्त। चलो भाई, इतना इनफ है, आप समझ लिए तो अच्छी बात है। जॉन मेनार्ड किन्स ने स्फीति की धारणा की व्याख्या अपनी 1940 में प्रकाशित बुक हाउ टू पे वार वॉर, ये बुक का नाम याद रखिएगा, इसमें इन्फ्लेशन के बारे में बात की गई है, हाउ टू पे फार वॉर, ठीक है ना, हाउ टू पे फार वॉर। चलो ठीक है, ये जानना हमें ज़रूरी था। आगे देखें, ये टाइप होते हैं इन्फ्लेशन के, ये हमारे काम के नहीं है। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, हाउ टू पे फॉर वॉर लिखा हुआ है। तो भाई इतना जो है, इस सब कुछ जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। बाकी यहाँ पर मैं देखिएगा आप कि यहाँ पर मैंने टाइप्स लिखा हुआ है कि भाई कारण क्या होता है। कारण जो है आप लोग देख लीजिएगा, उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं टाइप से, बस आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है मांग जनित मुद्रास्फीति, ये भी देख लीजिएगा, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें ना थोड़ा सा इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी देखना है और ऑलमोस्ट हाफ एन आवर स्पेंड हो चुका है। थोड़ा सा ना ये बताता है कि भाई मुद्रास्फीति से क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, ये देखें, मुद्रा मुद्रास्फीति और इसे नियंत्रण में रखने के उपाय। अभी देखो ये कहता है कि भाई कैसे, हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड हाउ कैन वी मैनेज दिस, समझ में आ गया। इसमें क्या है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के अधिक होने का मतलब है आवश्यक चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी, ठीक है, समझ गए सर हम। इस बात का संकेत देता है कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, थैंक यू, समझ गए, आगे बढ़िए। बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक समय समय पर कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे मुद्रास्फीति की दर को निम्न स्तर पर लाया जा सके। थैंक यू सर, ये भी समझ गए हम। इसमें है, ये हाईलाइट कीजिएगा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिल करके जो है नई नई नीतियाँ लाती रहती है कि भाई कैसे हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके को अपनाया जाता है ना। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि दो तरीके कौन कौन से होते हैं, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है ना, याद रखिएगा, दो तरीके होता है। अब देखिए क्या होता है मौद्रिक नीति, इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, इसको एक बार आप पढ़िए, ठीक है, और मुझे बताइए कि इस जो ये डिफिनीशन यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, इससे आपको क्या समझ में आया, ठीक है। फिर मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा, बताइए मुझे पढ़ के। बताओ बताओ, कुछ समझ में आया? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों तक? बताओ क्या समझ में आया? अरे शॉर्ट सर्किट कहाँ हो रहा है भाई? चलो भाई, कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे यहाँ तक लगता है, क्योंकि यहाँ पे बताया ही नहीं है क्या है, ठीक है। देखो, सुनिए,
इसको ना इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या मैं लिख दूं यहाँ पर मैं मॉनेटरी पॉलिसी? हाँ, कोई काम खुद से मत करना, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी, देखना गलती से कोई काम ना हो जाए तुम लोगों से। सुनिएगा, मजाक कर रहा हूँ। What do you understand by monetary policy? If we the examiners ask you कि what are the types of monetary policy, यहाँ पर मैं है ना भाई, यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ गया, एक मिनट। यहाँ पर है बैंक दर नीति, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जो नए होंगे इकोनॉमिक्स से वो समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट इज बैंक दर, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ओके, आई एम हियर टू अंडरस्टैंड यू। ओके माय डियर, जस्ट मेरे को ओपन करने दो। देखो मैंने यहाँ पर मैं लिखा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है पता है? ये ऐसी नीति को कहा जाता है जिसमें देश का जो केंद्रीय बैंक होता है ना, सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश में सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वेरी गुड, आरबीआई। हाँ, ठीक है ना, आरबीआई। मैं चेक कर रहा था कि आप लोग सोए हुए हो जागे हुए हो, ठीक है। जैसे भारत में है आरबीआई, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, पैसों की आपूर्ति के लिए, लोन्स के लिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ब्याज दर, और जो टर्म्स होते हैं, जैसे कर्ज हो गया, कोई मतलब आता है कर्ज लेने के लिए बैंकों से, है ना, उसके कुछ ना मतलब नियमों को निर्धारित कर देता है भाई, फिक्स कर देता है भाई कि इससे ज़्यादा में आपको इंटरेस्ट में नहीं मिलेगा और इससे कम में भी नहीं मिलेगा, मतलब फिक्स कर देता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, आर्थिक स्थैर्य स्थिरता बनाए रखना, ठीक है, और देश की विकास दर को सही दिशा में बढ़ाना। मुझे पता है आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेट मी एक्सप्लेन इन माई लैंग्वेज। देखो, मौद्रिक नीति वह तरीका होता है जिससे जो गवर्नमेंट होती है ना, जिससे जो गवर्नमेंट होती है वह ये तय करती है, सेंट्रल बैंक ऑफ मतलब आरबीआई के साथ मिलकर के ये तय करती है कि भाई मार्केट में कितना पैसा रहना चाहिए। आपने सुना होगा ना, ट्रेडर्स के मुंह से ये सुना होगा, या फिर अपने मतलब पापा वगैरह आपके बिजनेस करते हुए सुना होगा, भाई मार्केट में तो पैसा ही नहीं है। सुना है किसी के मुंह से कि भाई मार्केट में तो पैसा ही नहीं है? क्या करता है ना, आरबीआई के पास बहुत तरह के टेक्निक्स होते हैं, जैसे सीआरआर हो गया, ठीक है ना, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, बैंक रेट हो गया, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो, हाँ, एसएलआर होता है, सॉरी, हाँ, एसएलआर होता है। तो ये सब तरीके होते हैं, ये सब के बारे में भी हम देखेंगे। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आरबीआई और गवर्नमेंट ये तय कर देती है कि भाई बाजार में कितना पैसा होना चाहिए, ठीक है ना। देखो, अगर बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा रहेगा तभी तो बैंक आपको लोन देगी, अगर उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो लोन कहाँ से देगी, है ना। तो वो कंट्रोल कर देता है ना, ना लोग लोन लेंगे, ना भाई मार्केट में पैसा घूमेगा। समझ में आ गया ना। अगर बाजार में ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर कम पैसा होगा तो विकास की मतलब विकास का जो रेशियो है वो धीमा हो जाएगा, मतलब बढ़ाया तब भी अच्छा मतलब वो होगा, दिक्कत होगी, और कम किया तब भी दिक्कत होगी। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब मार्केट में जो ये मनी है ना, मनी का सप्लाई ना ज़्यादा होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दोनों इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आइए, ये है बैंक दर नीति, कैश रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन तीनों के बारे में हम जाने। मुझे बताओ कि आपको इन तीनों में से कौन सा टर्म आता है, नहीं आता तो मुझे बताओ कि सर नहीं आता। बिल्कुल मैं बताता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग बस सोचो कि भाई नाम से क्या, देखो इकोनॉमिक्स में ऐसा चीज़ है ना, नाम से आपको पता चल जाएगा भाई क्या लिखा हुआ है, बैंक दर। आप लोग ना बैंक रेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब देखो, जैसे ही इंग्लिश में लिखा तो बहुत सारे लोगों का दिमाग खुल गया होगा कि भाई बैंक रेट क्या होता है। देखो बैंक रेट किसको कहते हैं ना, आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर मैं लिखा था बी आर, बी आर से बिहार नहीं, बी आर से बैंक रेट। देखिए, बैंक रेट जो है ना, मैं इसको आसान भाषा में आपको अगर बताऊँ ना, तो बैंक रेट तो वह दर होता है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, जिसको कॉमर्शियल बैंक्स कहते हैं हम। क्या आरबीआई कॉमर्शियल बैंक है?
देखो, अब ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ना बड़ा गरीब इंसान हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जाता हूँ अंकित के पास और अंकित को बोलता हूँ, अंकित आप मुझे 1 लाख रुपए लोन दीजिए, ठीक है। मैं गया अंकित के पास, ठीक है ना, और मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैं अंकित के पास गया और अंकित से मैंने लिया 1 लाख रुपए लोन, समझिएगा। अब मैं 1 लाख रुपए लोन लूँगा तो अंकित मुझे बोलेगा कि बेटा मैंने सुना है कि तू मेरे से पैसे लेता है और लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे जो है ना, ये ऐसा आरबीआई नहीं बोलती, समझ लो कि आरबीआई भी ऐसा ही बोलती होगी बैंकों को, नहीं। आप क्या कर रहे हो, मार्केट में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, हाइयर इंटरेस्ट पे, हाइयर इंटरेस्ट पे। आप कुछ भी करते हो, आई डोंट केयर, अंकित बोलेगा आप कुछ भी करते हो, अंकित इज आरबीआई, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अंकित बोलेगा कि भाई मैं आपको 1 लाख रुपए का लोन दे दूंगा, उसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे आपसे 8% ब्याज चाहिए, 8% इंटरेस्ट चाहिए। तो इसी को कहते हैं बैंक रेट। मतलब क्या, कॉमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक से लोन लेती है, ठीक है, लोन लेती है कुछ एक फिक्स्ड बैंक रेट पे। मतलब 7% हो सकता है ये, अमूमन तो 6% या 4% होता है, 6% 4% कोई भी एक रेट होता है, ये हमें इस पर डिस्कस नहीं करता क्या रेट होता है। तो इस रेट पे लोन लेती है, डैट इज कॉल्ड बैंक रेट। समझ में आया आप लोगों को, क्या बातें यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास हमने ये समझ लिया बैंक रेट, अब समझते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही मतलब होता है, ये मतलब हिंदी में क्या होता है सर बताना, क्या होता है कैश रिजर्व रेशियो? अरे वाह 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 वाह, पूछ रहा है सर जूता खोल के मारूं या ऐसे भिंगा के मारूं? तो बैंक की तैयारी कर रहा था ना, तेरे मुंह से मेरे को अच्छा डिफिनेशन चाहिए इसका। अरे ये बैंकिंग लैंग्वेज मत यूज़ कर भाई, वो एनडीटीएल का भी मतलब नहीं समझेंगे, वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉर्मल भाषा में बता क्या बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो को, नॉर्मल लैंग्वेज में। करेक्ट, बस रुक जा अब इतने पे। सी आर आर का मतलब होता है एक, सी आर आर का मतलब कैश रिजर्व। अब जिन गधों को समझ में नहीं आया उन गधों के लिए मैं समझाता हूँ। देखो नाम में ही पता चल रहा है रिजर्व, रिजर्व। आपने कभी ना, हम लोगों में क्या होता है बिहार में या फिर आप लोगों के साइड में होता होगा कि हम लोग अगर कहीं पे जाते हैं ना, रास्ते में ऑटो खड़ी दिखती है, हम बोलते हैं भैया चलोगे, वो बोलता है नहीं नहीं मैं तो रिजर्व में आया हुआ हूँ। रिजर्व का मतलब होता है मैं किसी और का वेट कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से जो है, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है ना, ये जो कॉमर्शियल बैंक्स होती है, वो जब आपसे पैसा आपको जब देती है ना, जब आप अपना एफडी लेते हो, एफडी तुड़वाते हो, लोन लेते हो, ठीक है ना, इसका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज जो है, इसका कुछ फिक्स परसेंटेज जो है वो अपने पास स्टोर करके रखती है। आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता, हमारा एफडी 50 लाख का है, हम 50 लाख ही लेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। लोन हमने लिया है 10 लाख का, 10 लाख ही लेंगे, 1 रुपया कम नहीं लेंगे। तो ये आपसे डेबिट नहीं करता, ये आपको नहीं काटता। आपके बगल में, अब देखो मैं हूँ यहाँ पर, मैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मेरे बगल में अंकित है, ठीक है ना, हम दोनों गए बैंक। एक ने पैसा क्या किया, जमा किया, और एक ने पैसा क्या किया, निकाल लिया। तो जो ये बंदा यहाँ पे कार्तिक पैसा जमा कर रहा है, तो जो बंदा पैसा जमा करेगा उसका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज, अगर 1 लाख जमा किया, एग्जाम्पल है, ठीक है, 1 लाख जमा किया, तो इसका 10,000 रुपये जो है 10% बैंक अपने पास रख लेगा एज अ रिजर्व। कि भाई हमें देखो, हर किसी को आपने अपने पापा के मुंह सुना कि भाई सेविंग कर ले, सेविंग कर ले, मैं तो डेली सुनता हूँ, ठीक है, मैं डेली सुनता हूँ, सुनना। तो ना फिक्स परसेंटेज क्या करो, अपने पास स्टोर करके रख लो। इन केस अगर अंकित, देखो आपने कार्तिक जमा किया, अब अंकित ने पैसा जमा किया होगा, अंकित का पैसा किसी और के पास अभी परसेंटेज रखा होगा, है ना, किसी और ब्रांच में होगा। तो अब अंकित आएगा पैसा लेने के लिए, अंकित को बोलेंगे भाई भाई आपके पैसा तो हमने कहीं और पे लगा रखा है, अभी आप बाद में आना, अभी मत आओ, ठीक है। तो अंकित तो केस कर देगा, फिर आरबीआई के एक्ट के तहत केस कर देगा फिर बैंकों पे। तो अंकित को पैसा कहाँ से मिलेगा, ये जो कार्तिक का पैसा जमा हुआ है वही अंकित को दे दिया जाएगा। डैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। समझ में आया आप लोगों को?
अब देखो, वही मैंने बताया, छोड़ो इसको, अब क्या ही उसको, इतने ईजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMP, बताओ। ठीक है, पहले आप शेयर पे थे, दूसरे पे फिर आ गए, तो जब दूसरे पे आए तो आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, फिर से बोलना, रिपीट करना। अरे बोलो। करेक्ट, 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 वेरी गुड। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। देखिए यहाँ पर में जो ये चीज़ लिखा हुआ है ना, कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है RBI और गवर्नमेंट मिल करके, तो ये तीन ऑप्शन में रहेंगे, और चौथा भी कुछ ऑप्शन में रहेगा। तो काम कंफ्यूज नहीं होना है वहाँ पर में भाई, जो इसमें से होगा ना उसको ही टिक करना है, समझ में आया। देखिए हम देखते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। श्रेष्ठा ने बताया कि मतलब बैंक्स के पास, RBI के पास जो है ना, जब भी हम RBI का नाम लेंगे तो आप याद रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो RBI के पास जो है ना कुछ सिक्योरिटीज होती है, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटीज, इट इज लाइक बॉन्ड्स। आपने सुना है नीलामी हो रही है, ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रही है सरकारी, मतलब बोलते हैं ना भाई कि वो गाड़ी वहाँ पे NH पे ठुक गई थी, उसको लेकर चली गई पुलिस, वह बाइक वहाँ पे रखा हुआ, पुलिस लेकर चली गई, तो उसका ऑक्शन होता है एक जगह पर, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी चीज़ें आती है ना, जिसको हम सरकारी बॉन्ड या सिक्योरिटी कहते हैं, उसको सेल किया जाता है और बाई किया जाता है। मतलब सेल भी किया जाता है, और क्या किया जाता है, बाई किया जाता है। अब देखो क्या होता है, मार्केट में जब लोग पैसे लेते हैं ना, तो लोगों में गर्मी आ जाती है, वो समझते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। तो अब कहते हैं कि भाई तुम सब कुछ हो, तो हम चलो हमने कुछ नया निकाला है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर में ये प्रॉपर्टी है, विजय माल्या की 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हम इस पर ऑक्शन करेंगे, ठीक है। हम इस पर ऑक्शन करेंगे, बोली लगाएंगे, तुम लगाओ बोली, तुम्हारे पास हिम्मत है तो लगाओ। तो वो क्या करते हैं, लोन लिया, लोन लेके गए ऑक्शन, ऑक्शन में सामान को खरीद लिया। इससे क्या हो गया, गवर्नमेंट को हो गया प्रॉफिट है, गवर्नमेंट के पास वापस से पैसा चला गया सारा का सारा। तो क्या यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ भाइयों और बहनों। अब और आसान भाषा में समझो। देखो क्या होता है कि अगर केंद्रीय बैंक, अगर RBI जो है ना सरकारी बॉन्ड खरीदता है, तो क्या फ़ायदा होता है, आप सुनिएगा। देखो वह मतलब ये क्या होता है कि वह बैंकों को पैसा देता है, ठीक है, जिससे बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, जिससे बैंक ज़्यादा कर्ज देने लगते हैं, और बाजार में पैसे की क्या होती है, आपूर्ति बढ़ जाती है। समझ में आया यहाँ तक में, समझ में आया। तब देखो इसका उपयोग तब किया जाता है जब केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को, अंकित तेरे ना साइड से कुछ आवाज़ आ रही है। देखो इसका उपयोग तब किया जाता है ना, जब केंद्रीय बैंक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जब केंद्रीय बैंक, जब RBI बढ़ावा देना चाहती है, तो क्या करती है, बैंकों को जो है ना कम इंटरेस्ट पे, हमने यहाँ पर मैं देखा ना कि बैंकों को ना एक फिक्स इंटरेस्ट पे रेट पे जो है पैसा मिल रहा था, इससे कम कर देते हैं, तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है। और बैंक के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा, तो ज़्यादा लोन देंगे, तो मार्केट में क्या होता है, वापस से पैसे चले जाते हैं, तो लोगों के पास पैसा आ जाता है, इससे थोड़ा बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाती है यहाँ तक में। अब देखो, अब क्या यहाँ पे ठीक इसका अपोजिट, अगर केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड बेचता है, इतनी देर तो वो खरीद रहा था, अब वो बेचेगा, तो बैंक केंद्रीय बैंकों को पैसा देते हैं, नॉर्मल सी बात है, जिससे बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, इससे बाजार में पैसे की आपूर्ति घट जाती है, जिससे महंगाई पर काबू पाया जाता है। मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इफ वी हैड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, वी हैड टू कंट्रोल मनी। हाउ मेनी पर्सन आर एग्री विथ माई डिसीजन एंड विथ माई वर्ड। तो भाई इतना अच्छा अपने इन्फ्लेशन के बारे में, ये सब कुछ इन्फ्लेशन की चीज़ें थी, ठीक है। इसके आगे आप लोगों के कोई काम का चीज़ नहीं है, बस इतना तक ही है। रेपो रेट, ठीक है, और ये इन्फ्लेशन ये सब PCS लेवल पे आ जाता है, इसको आप छोड़िए, बस आप इतना तक याद रखिएगा, इसका मैं PDF डाल दूंगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका किसके बारे में, अब हम बात करेंगे
उद्योग के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जहाँ पर में हम देखेंगे नवरत्न के बारे में, महारत्नों के बारे में। ठीक है, बातें समझ आ रही है आप लोगों को यहाँ तक? करें बात? इंडस्ट्री, चलिए भाई, ये जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इससे ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ। हम जो इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ये आपका आफ्टर इंडिपेंडेंट है, बिफोर इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है, तो हम जो भी बातें करेंगे यहाँ पर में, वो आज़ादी के बाद की बातें करेंगे। ठीक है ना? आप देखो, ये इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ प्रस्तावों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एक आपका आता है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। सबसे पहले तो आपको इसका ईयर याद रखना है कि भाई ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष आया था। ठीक है, और ये अपने कंट्री की आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट जो है वो औद्योगिक प्रस्ताव था, याद रखिएगा। ठीक है, पहला औद्योगिक प्रस्ताव था। अब इसकी घोषणा किसने की थी? अब इनकी जो घोषणा की थी वो की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। मैं एक बार ख़त्म कर देता हूँ, फिर से आपके क्वेश्चन पे आऊँगा। ठीक है, तो इसका ना, इसका प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1948। 8 अप्रैल को। आपको यहाँ पे बात समझ में आई? आप देखो, ये जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था, इसके पीछे का क्या कारण था, मतलब ये औद्योगिक नीति प्रस्ताव क्या कह रही है? देखिए, अगर कोई कंट्री को ना डेवलप करवाना हो या कंट्री को विकास करना होगा ना, तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को अगर हम पूरा छूट दे देंगे और गवर्नमेंट सेक्टर को कुछ छूट नहीं देंगे, तो वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर में आता है कि हम प्राइवेट सेक्टर को भी हम चांस देंगे भाई, और गवर्नमेंट सेक्टर को भी चांस देंगे। ठीक है, तभी हमारा देश जो है वो विकास कर पाएगा। बातें यहाँ तक समझ में आई? तो वो जो इस नीति में कहा गया, वो यही कहा गया था कि भाई इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को भी और निजी क्षेत्र को भी, दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया और देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। क्वेश्चन यहाँ पर में ये पूछा जाएगा, ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल है, वो कहाँ से आता है? तो ये जो प्रिंसिपल आया हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमी का, वो यहाँ से आया हुआ है, जहाँ पर में हम ये देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का रोल रहता है। बातें यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है क्या? मेरे गले में दर्द हो गया भाई बोलते बोलते। एक मिनट रुकना भाई, कंटिन्यूसली बोलने का यही रीज़न होता है, मैं पानी लेके आना चाहिए मेरे को। एक मिनट रुकना, आप लोग ना रुकिएगा। श्रेष्ठा, आपको कुछ कुछ कह रही थी तभी, आप बताइए आप। हाँ, एग्जैक्टली, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ही है इसका इंग्लिश में मतलब। वाह, आईपीएस, याद रखिएगा आईपीएस। अरे मेरी माँ, मैं इसको याद करने के लिए आईपीएस लिखा हुआ है, आईपीआर तो पता तो है, राष्ट्र में प्रस्ताव है तो आ रही होगा। आगे बढ़े। देखो, अब जो है ना 1948 के बाद जो है कुछ और नीतियाँ भी आई, कुछ और प्रिंसिपल्स आए। ठीक है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स हमारे काम के कुछ भी नहीं है। हमें जो है ना,
हमें ये देखना है कि नई औद्योगिक नीतियाँ कौन कौन सी आई थी, ठीक है ना। अंकित है कि भाग गया? ठीक है। नई औद्योगिक नीति 1991। अब देखो, ये जो औद्योगिक नीति है ना, इसमें हम तीन टाइप के आपके कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी? पहला होता है ना, देखो अब ना बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसको रन करने के लिए जो है ना लाइसेंस की ज़रूरत होती है। एग्री? और ऐसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अब ये जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है ना, वो मैक्सिमम ड्रग वाले को ही होती है। समझ में आ गया? ड्रग में आपका मेडिसिन भी आ गया और टोबैको वगैरह भी इंक्लूड रहते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, कुछ होते हैं उद्योगों को, इंडस्ट्रीज़ को अनरिजर्व करने के लिए। अनरिजर्व करने के लिए भी होते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे क्या होता है अनरिजर्व करना। इसमें हम पढ़ेंगे रेलवेज़ के बारे में, ठीक है। लास्ट आता है एक हमारे पास, वो होता है MRTP। किसी को पता है कि क्या होता है MRTP? आपने EWS सर्टिफिकेट कभी अगर किसी ने बनवाया होगा, तो वहाँ पर में एक आता है कि भाई 8 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन नहीं होनी चाहिए। तो उसी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे ये भी काम करता है, लेकिन हम वहाँ पे EWS में किसी इंसान की बात करते हैं, यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? देखो इसका, बोल करके चुप क्यों हो जाते हो? बोलो, मैं इसलिए बोलना मैंने बंद कर दिया। अरे बोलो भाई। अब चलो छोड़ो। चलो ठीक है। ये जब नई औद्योगिक नीति लाई गई, तो वो क्यों लाई गई, क्या रीज़न था वो लाने का? तो हम बात कर रहे हैं 1991 की। इस समय हमारे देश में बेरोजगारी अपने उच्च स्तर पे थी, ठीक है। हमारी कंट्रीज़ में जो है वो सही इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन नहीं था, मतलब इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट अपने पीक पे थी, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें थी, ठीक है ना। हमारे ऊपर डेब्ट्स बढ़ते जा रहे थे, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली, LPG का भी रिफॉर्म हुआ था। अब देखो, ये सब चीज़ों को देखते हुए ना गवर्नमेंट ने बोला है भाई हम नई आर्थिक नीति बनाएंगे 1991। अब देखिए उसके अंतर्गत तीन टाइप की इंडस्ट्रीज आई। पहला मैंने बताया लाइसेंस वाली इंडस्ट्री। अब देखो इसमें ना टोटल सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ही आती है, याद रखिएगा कि लाइसेंस वाले के अंदर 5 इंडस्ट्रीज आती है। अब वो 5 इंडस्ट्रीज कौन सी है, किसी को पता है? देखिए क्या हो रहा है भाई, सुनिएगा। तंबाकू, ठीक है, टोबैको, ठीक है, वाइन, हार्मफुल केमिकल्स, उसके बाद से आपका आता है क्रैकर्स। इस क्रैकर्स के अंतर्गत आते हैं डिफेंस, या फिर ये कह सकते हैं कि डिफेंस के अंतर्गत आता है क्रैकर्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, बिना लाइसेंस के ये आगे नहीं कर सकते, मतलब बढ़ा नहीं सकते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ को। टबैको है, हार्मफुल है, तो लाइसेंस चाहिए। वाइन है, हार्मफुल है, लाइसेंस चाहिए। हार्मफुल केमिकल्स, एसिड्स होते हैं बहुत तरह के, उसके लिए होता है। क्रैकर्स, पटाखे, विस्फोटक तत्व, इस सब के लिए चाहिए। डिफेंस, रक्षा के लिए, आर्म्स के लिए, डिफेंस में ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आर्म्स। हथियार ऐसे थोड़ी है कि घर पे शुरू कर देंगे भाई कारखाना, भाई हथियार बनाओ घर पे, नहीं, उसमें पुलिस उठा के लेके चली जाएगी। सबके लिए लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अनारक्षित उद्योगों के बारे में, करें बात।
इसमें रेलवे से जुड़े कुछ टर्म्स है जिसको ईयर 2014 में परमिशन दे दी गई थी कि भाई आप जो है आप अपना रेलवेज का मतलब डेवलपमेंट जो है ट्रैक्स का, जैसे होता है ट्रैक बिजती है भाई, कई गाँवों से बिजती है, कई खेतों से बिजती है ना, उसका मतलब कह सकते हैं इधर से परमिशन मिल चुका था इनको कि भाई अब आप इंडिपेंडेंटली आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पर में आप ये काम कर सकते हो। इसलिए जो है आर्टिकल आपने सुना होगा कि संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, उनको संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन उसको अब जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बात समझ आई आप लोगों को? क्या कह रहे हो भाई? रेलवेज में जो है ना वो आपने जो कहा वो सब कुछ आ जाता है, समझे? हाँ। अरे अनरिजर्व लिख दो, मैंने इसको अपने ना फास्ट हैंड राइटिंग में लिखा है, अनरिजर्वेशन लिख दो या फिर लिख दो अनरिजर्व्ड इंडस्ट्रीज, ये आप लिख सकते हो अनरिजर्व्ड इंडस्ट्रीज। अब आते हैं एमआरटीपी पे। किसी को पता है एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एमआरटीपी का एनीवन? ठीक है, गूगल करने के लिए धन्यवाद। अच्छी बात है, आप जानते हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। मैं लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि दूसरे को लगे कि भाई हाँ भाई सामने वाला बंदा पढ़ रहा है तो मुझे ही पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन के लिए। ठीक है। आप देखो उस टाइम में क्या था ना, 1991 में क्या था ना कि कोई भी कंपनी जो है ना वो अपने 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा की अपना कह सकते हैं ना कि सीमा, बाउंड्रीज को एक्सपेंड नहीं कर सकती। ठीक है। मतलब इसके अंदर ही रह करके आपको काम करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 101 करोड़ नहीं होना चाहिए, 102 करोड़ नहीं होना चाहिए। उसी को क्या किया गया था इसमें, हटा दिया गया। समझे? एक एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हेलो, एक मिनट दीजिएगा है ना आप लोग। हाँ। हाँ, क्या कह रहा था अंकित, बताना। रुक जाना था, रुक जाना था, रुक जाना है नहीं। मतलब 1991 से पहले ये लिमिट था कि 100 करोड़ की बाउंड्रीज टच नहीं होनी चाहिए, उससे मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके बाद से वो छूट दे दी गई। अब ना इसका, हाँ हाँ, इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि चलो छूट दे दिया गया, नहीं 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 नहीं। एमआरटीपी का, एमआरटीपी ना ये एक्ट हुआ करता था। ठीक है ना, एमआरटीपी एक्ट था, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एमआरटीपी एक्ट है ये। ठीक है ना, ये इंडस्ट्रीज़ का एक्ट होता है, ये 1969 में लागू किया गया था। समझे? और ये ना मार्केट की मोनोपोली के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब एमआरटीपी का अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊँ ना कि क्या इसका मतलब है, तो ये ऐसे उद्योग थे ना जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, छोटे जो स्तर के जो बिजनेसेस होते हैं उसको क्या करते थे, मार्केट से ख़त्म कर देते थे। ठीक है। अब इसका एग्जांपल से समझिएगा। मेरे पास जो है ना, मेरे पास एक टॉवेल है, ठीक है ना,
टॉवेल है वो है भाई साहब 200 रुपये की। मैं बनाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, छोटा बिजनेस है, स्टार्टअप किया है मैंने। वहीं पे अगर आप जॉकी का टॉवेल ले लो, वो आती है 2,000 रुपये की, ठीक है ना। अब वो इस तरीके से मोनोपोली करके मार्केट को कैप्चर कर लेगा कि मेरा कोई प्रोडक्ट खरीदेगा ही नहीं, या फिर अपना प्रोडक्ट के प्राइस को जो है ना वो डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, प्राइस को डिक्रीज़ कर देगा। वो 450 कर देगा प्राइस। अब भाई जॉकी इज़ ए ब्रांड, तो हर देखेगा भाई 450 में मिल रहा है, तो भाई मैं इस लोकल ब्रांड का क्यों लूँ। आपने सुना है ना कि भाई लोकल ब्रांड का चीज़ नहीं लेना चाहिए। आप भी तो मोनोपोली को प्रमोट कर रहे हो, आप भी तो एम जैसे कंपनीज को प्रमोट कर रहे हो वो चीज़ें नहीं लेकर के। और ये हर इंसान की, जो कंज्यूमर है ना, वो हर इंसान की यही प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि भाई लोकल मार्केट का चीज़ क्यों लेना, हम लेंगे तो ब्रांडेड लेंगे, है ना, सुना होगा ना। तो देखो, एमआरटीपी उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके बाजार में हावी हो जाते हैं, ठीक है ना, और छोटे उद्योग को दबाते हैं या ख़त्म कर देते हैं। समझ में आया। अब इस कानून के तहत, ये जो एमआरटीपी एक्ट 1961 है, इस कानून के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कंपनी जो है ना वो बाजार में पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकेगी, ठीक है ना, और सभी कंपनी को व्यापार करने का उचित मौका मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को कि भाई छोटा स्तर का बिजनेस हो, ठीक है, स्मॉल इंटरप्राइज हो या फिर लार्ज इंटरप्राइज हो, ठीक है ना, हर किसी को बाजार में इक्वली ट्रीट किया जाएगा। आपको समझ में आया एमआरटीपी का मतलब, होपफुली। चलो भाई, एम आर अब आता है आपका रत्ना एंड महारत्ना। पढ़े हैं रत्ना एंड महारत्ना के बारे में। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि रत्ना और महारत्ना से आप लोग क्या समझते हो। और कोई श्रेष्ठ बताइए। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट फेमा एंड फेरा, वो आप पीसीएस की तैयारी यहाँ पर मैं नहीं कर रहे, ठीक है। आई एम आस्किंग अबाउट रत्ना एंड महारत्ना। ठीक है, बड़ी रत्नी सॉरी, बड़ी इंडस्ट्रीज को महारत्ना में और छोटी इंडस्ट्रीज को रत्ना में। आप लोगों को यही मतलब है ना, अब तो यही समझ पाए हो। देखो, सुनिएगा मेरी बात, या फिर 1 मिनट देना मुझे ना, थोड़ा सा इसको चार्ज में थोड़ा लगा देता हूँ, ठीक है, बैटरी डाउन हो गया इसका। तब तक आप लोग सोचिए इस चीज़ को कि रत्ना और महारत्ना क्या होता है। ठीक है, क्या इसमें पैसों की भी कुछ इशू होता है क्या भाई, कि इतना पैसा का कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं, इसमें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नवरत्न तेल। इसका कोई इंग्लिश और कोई हिंदी नहीं होता श्रेष्ठ। डोंट गेट कंफ्यूज इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। इसको इंग्लिश में भी रत्ना कहते हैं और हिंदी में भी रत्ना कहते हैं, रत्न कहते हैं इसको, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट रत्ना एंड महारत्ना। अब देखो, भारत सरकार ने जो है ना वो 1997 में ये योजना लाई थी, ये वाली योजना। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1997 में ये कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। और ये जो महारत्ना है ना, वो उसकी शुरुआत कब हुई थी, वो हुई थी फेब में 2010 में। तो ये है रत्ना और नीचे में हुआ महारत्ना, ठीक है। ये यहाँ तो समझ में आया, हम धीरे धीरे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। अब ये रत्ना है ना, ये जो रत्ना लिखा हुआ है, अब ये जो कंपनीज है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ऑल अबाउट कंपनीज। तो कंपनी का
जो टर्न ओवर होना चाहिए, फिर कंपनी का कह सकते हैं ना कि भाई इतने हज़ार करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी है। तो ये जो नवरत्न का जो दर्जा प्राप्त होता है वो उसका कितना होना चाहिए भाई, कोई आइडिया है आप लोगों को? अब कंपनी, आपने सुना होगा कंपनीज इन्वेस्ट करती है इन्वेस्ट। तो ये जो मतलब इसको नवरत्न कहा जाता है, मैंने रत्ना लिख दिया है, आप इसको नवरत्न कर लीजिएगा, NAV, ठीक है, नवरत्न कर लीजिएगा। अब ये कंपनीज का मतलब ये था, ये जो आपका कॉन्सेप्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई जो ये रत्ना कंपनी है ना, ये जो नवरत्न कंपनीज होंगी वो मार्केट में 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट बिना किसी अनुमति के कर सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई? मतलब उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1000 करोड़ का। अब उस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए उसको किसी भी चीज़ की, किसी भी सेक्टर की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और वहीं पे अगर महारत्ना की बात करूँ तो महारत्ना करोड़ का जो एसेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5000 करोड़ का, ठीक है। मतलब 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी से बिना कोई परमिशन के। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आई? अब देखो इसमें ना बहुत सारी कंपनीज आ जाती है, आपने सुना होगा भेल का, भेलपुरी का नाम सुना है? भेल, गेल, सुना है नाम, क्या होता है? हाँ, बताया ना यहाँ पर मैं कि भाई उस कंपनी का, देखो ये चूज करने का जो बात है ना, वो चूज होता है कि भाई कंपनी की लायबिलिटी दिखी जाती है, उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है, उसका ग्रोथ देखा जाता है। तो ये सब कुछ टर्म्स होते हैं कंपनी को जज करने का, समझ में आया? तो देखो भेल, भाई अंकित ना तू माइक बंद करके ही रखते, पता नहीं तेरे साइड से कोई ना ऐसा इशू आ रहा है, मतलब ऐसा करके कि जैसे ना वो कोई बोलता है ना माइक से तो बहुत अलग ना एको आता है, तो वो ऐसा आवाज़ आ रहा है ना। तो सुन, 5 मिनट और है हमारा क्लास, बैटरी भी डाउन हो चुका है पूरा पूरा, और मुझे निकलना भी है, ठीक है, सुनिएगा। भेल और गेल, ये क्वेश्चन आता है कि बाबा मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल और गैस ऑथेंटिक ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल, इसको मतलब महारत्ना का मतलब जो है दर्जा कब मिला था। क्वेश्चन आ सकता है कि महारत्ना का दर्जा कब मिला था। ये मिला था आपका, याद रखिएगा, 2013 में, 2013 में ये दर्जा उनको मिला हुआ था। अभी वर्तमान की मैं बात करूँ ना, करंट में बात करूँ, तो ये जो कंपनीज हैं वो 14 जो है वो आपका महारत्ना है, सॉरी 14 जो है वो नवरत्न है, याद रखिएगा 14, और रेस्ट के जो 10 हैं वो आपके महारत्न हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, आज की क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको आधे घंटे के अंदर यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम कल थोड़ा सा ना 14 कौन सी महानवरत्न कंपनीज हैं और 10 कौन सी महारत्न कंपनीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे ये जो रत्न और महारत्न का जो कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा। तो आज हमने दो टॉपिक्स को खत्म किया है ऑलमोस्ट, एक हो गया इन्फ्लेशन, एक हो गया आपका रत्ना एंड महारत्ना कंपनीज, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? अब हम कल की क्लास में बात करेंगे अगले अगले चैप्टर्स की, ठीक है।